ड्राइवर अमन और गुंजन को पार्टी लॉन ले आया। अमन और गुंजन बातों में इतना मस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब कार रुकी तो उसने बोला, मोहित कहाँ लाए हो? ये तो वो रेस्टोरेंट नहीं है, ये तो पार्टी लॉन लग रहा है कोई। सर आप प्लीज मैम के साथ अंदर चलिए एक बार। अरे लेकिन प्लीज सर। मोहित ने एक बार रिक्वेस्ट की तो अमन ने गुंजन की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया और दोनों बाहर आ गए कार से। मोहित उन दोनों को लेकर अंदर चला गया। अंदर हॉल में एकदम अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अमन और गुंजन ने वहां कदम रखा एकदम से सारी लाइट्स जल उठी और साथ ही एक साथ कई आवाजों का शोर आया। सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू! अमन और गुंजन तो एक सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाए। पूरा हॉल लाइटिंग से जगमगा रहा था। रोज, लिली और ऑर्किड से सजाया गया था। टेबल पर 4 टियर का केक सजा हुआ था और सामने राठौड़ परिवार, गुंजन के घर वाले, फैमिली फ्रेंड्स और उसके अलावा कुछ बिजनेस एसोसिएट्स भी थे। गुंजन ने खुशी के मारे अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिया और कुछ पल बाद वो भागती हुई कोमल जी के गले लग गई और बोली, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतना बड़ा सेलिब्रेशन रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हमारे प्यारे बेटे और लाडली बहू की पहली एनिवर्सरी है, जश्न तो बनता है ना। अमन भी उनके पास आ गया और उसने भी अमृत जी और कोमल जी को गले लगाकर थैंक यू कहा। फिर शुरू हुआ सिलसिला सबसे मिलने जुलने का, बधाइयों का, जश्न का। सुमित और आद्या रास्ते में थे। आद्या हैरान थी कि उसने सुमित की पसंद का सूट पहना है, फिर भी सुमित ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन बोली, वैसे तो जब देखो तब प्यार करता हूँ करते रहते हो, अब देखो ध्यान तक नहीं दिया कि मैंने क्या पहना है। एक बार भी नहीं कहा कि आद्या अच्छी लग रही हो। बेशक आद्या ने इजहार ना किया हो, पर प्यार तो सुमित के लिए उसके दिल में भी था और दिलबर से तारीफ के 2 बोल सुनने हर महबूब बेताब ही रहता है। यही हाल आद्या का भी था। वो सुमित का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कभी झूठ मूठ को अपना गला साफ करती, कभी अपना दुपट्टा ठीक करती, तो कभी अपने सूट के घेरे को ठीक करती। सुमित की नजर उसकी एक एक हरकत पर थी, लेकिन वो अनजान बना हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो मन ही मन बोला, जानता हूँ क्या सुनना चाहती हो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आद्या राठौड़। तुम मुझे इतना परेशान करती हो, थोड़ा तो मेरा भी बनता है, तो रहो बेचैन। पूरे रास्ते जब आद्या कोशिश कर करके हार गई तो उसे गुस्सा आने लगा। अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। वो लोग जैसे ही पार्टी लॉन पहुंचे, आद्या एकदम से उतरी और बिना सुमित को देखे जाने लगी। सुमित ड्राइवर को गाड़ी वापस लेकर जाने को बोला और जल्दी से आद्या के पीछे चला गया। आद्या रुको, कहाँ जा रही हो? मैं भी तो आ रहा हूँ। क्यों? हम तो बस यहाँ तक साथ आए थे, मंजिल आ गई, अब मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या? आद्या ने गुस्से से पलटकर कहा। सुमित अच्छे से समझ रहा था कि उसका गुस्सा कहाँ का कहाँ निकल रहा है। उसने एकदम से आद्या का हाथ पकड़ा और उसके दरवाजे में एंटर करने से पहले ही उसे पकड़कर साइड की दीवार से लगा दिया, जहाँ थोड़ा अंधेरा था। सुमित आद्या के करीब खड़ा उसकी आंखों में देख रहा था और आद्या भी उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ पल के लिए वो अपना गुस्सा भूल चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया तो वो सुमित को धक्का देते हुए बोली, क्या हरकत है ये? क्यों लाए मुझे यहाँ इस तरह? उसके धक्के से सुमित 2 कदम पीछे हुआ, पर फिर आगे बढ़कर उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार के दोनों तरफ लगा दिए। आद्या छूटने के लिए कसमसा रही थी। मत करो कोशिश, मेरी जिद में आकर छूटना मुश्किल है। उसकी बात सुनकर आद्या शांत हो गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, जाने दीजिए मुझे सुमित, कोई देख लेगा सुमित। इस बार उसकी आवाज में नरमी के साथ साथ बिनती थी। जाने दूंगा, पर वो तो सुनती जाओ जो सुनने के लिए पूरे रास्ते इतनी मेहनत की है तुमने। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? मैं क्या सुनना चाहती थी? आद्या ने नजरें चुराते हुए कहा, जैसे किसी ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। सुमित उसके चेहरे के करीब आने लगा। आद्या की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो घबरा रही थी कि न जाने सुमित क्या करेगा। वो बोली, सुमित क्या कर रहे हैं आप? आद्या के कांपते होठों से लड़खड़ाते हुए शब्द निकल रहे थे। सुमित ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए उसके गालों से अपने गाल लगाकर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से किस किया। आद्या की आंखें बंद हो गई और उसके हाथों की मुट्ठियां बंध गई। सुमित उसके कान में ही बोला, नजर का टीका लगा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी आद्या को किसी की नजर लगे। मेरी पसंद में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुमित अब आद्या को छोड़कर पीछे हो गया और आद्या के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट और शर्म की लाली को देखकर मुस्कुराता हुआ बिना कुछ कहे चला गया। आद्या ने अपनी आंखें खोली तो देखा सुमित वहां कहीं नहीं था। ये कहाँ चले गए? आद्या ने कहा, पर फिर कुछ देर पहले की बात याद आते ही मुस्कुरा उठी और अपने सर पर चपत लगाई और अंदर चली गई। आद्या अंदर पहुंची तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर सुमित की तरफ उठ गई। तो अमन और गुंजन के पास खड़ा था, उसने अपनी तरफ देखती आद्या को देखा तो आद्या ने हड़बड़ाकर नजर हटाकर कोमल जी की तरफ पड़ गई। सुमित उसकी हरकतों पर एक बार फिर मुस्कुरा उठा और अमन से वापस बात करने लगा।
आद्या कोमल जी के पास पहुंची तो कोमल ने उसे अकेले देखकर कहा, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। पंखुड़ी कहाँ है? थैंक यू माँ। माँ, वो वैदिक भैया के सर में दर्द था। पंखुड़ी दी ने कहा कि वो उन्हें कुछ दवाई दे देंगी और ठीक लगने पर उनके साथ ही आ जाएंगी। गाड़ी भिजवा दी है, आ जाएंगे वो दोनों थोड़ी देर में। चाय पीने के बाद वैदिक को काफी अच्छा लग रहा था। पंखुड़ी मग लेकर वापस किचन में रखने चली गई और वैदिक उठकर तैयार होने लगा। उसने भी आज ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। शीशे के सामने खड़े होकर उसने बाल संवारे, परफ्यूम लगाया और अपने सूट का कॉलर ठीक करने लगा। पंखुड़ी अंदर आते हुए गेट पर ही रुक गई और वैदिक को देखने लगी। कसरती बॉडी पर वेल फिटेड सूट, जेल से सेट किए हुए बाल, गोरे चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और बेहिसाब कशिश लिए हुए उसकी नीली आंखें, जो पंखुड़ी को उसकी पलकों को हर बार झुकाने पर मजबूर कर देती थी। वैदिक की नजर शीशे में खुद को निहारती हुई पंखुड़ी पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठा और बोला, बस भी करो हवेली, नजर लगाओगी क्या? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हड़बड़ा गई और बोली, वो ड्राइवर भैया आ गए हैं, आप जल्दी से आ जाइए, हम जा रहे हैं। कहकर वो जल्दी से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसका पैर खुद की ही साड़ी में उलझा और वो गिरने को हुई, पर उससे पहले ही वैदिक ने आकर उसे थाम लिया। अपनी खुली कमर पर वैदिक के हाथों की मजबूत पकड़ देखकर पंखुड़ी के तन मन के सारे तार झंझना उठे और वैदिक के कॉलर पर उसकी पकड़ कस गई। आराम से, अभी गिर जाती। वैदिक ने उसे खड़ा करते हुए कहा, थैंक यू। पंखुड़ी ने अपने बाल संभाल कर कहा, चले? वैदिक ने कहा तो पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और दोनों नीचे आ गए। वैदिक ने ड्राइवर भैया से कार की कीज ली और खुद ड्राइव करने के लिए कहकर उन्हें पैसे देकर ऑटो से आने को बोल दिया। मायरा शॉर्ट ड्रेस पहनकर इतरा रही थी। पार्टी में उसे अच्छा खासा अटेंशन मिल रहा था। उसे देखने वाले लोगों के होठों के बीच शब्द भुनभुना रहे थे जो किसी भी लहजे से शोभनीय तो नहीं थी। इन सब से बेखबर मायरा खुश थी कि वो काफी अच्छी लग रही है और आज तो वो सुमित को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेगी। सुमित फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वो पलटा तो देखा मायरा खड़ी मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर मेकअप और जरूरत से भी ज्यादा लाल होंठ। सुमित ने उसके चेहरे से नीचे एक नजर तक नहीं डाली और उसे अनदेखा कर वहीं एक चेयर पर बैठ गया। मायरा भी उसके सामने जाकर चेयर पर बैठ गई और बोली, वाह सुमित, यू लुक सो हैंडसम। थैंक्स। सुमित ने अपने फोन में ही लगे हुए बेमन से जवाब दिया। और मैं कैसी लग रही हूँ? देखो ना। नॉट इंटरेस्टेड। पार्टी में काफी लोग हैं जो बता देंगे तुम्हें कि तुम कैसी लग रही हो। मायरा उसकी बात सुनकर तिलमिला उठी, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन बोली, मुझे पता है तुम मेरी तरफ कैसे देखोगे, हो तो तुम ही लड़के ही ना। आद्या दूर से ही सुमित और मायरा को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई और वो अपनी पीठ उनकी तरफ करके खड़ी हो गई। मायरा नीचे की तरफ झुकी और जानबूझकर अपनी सैंडल ठीक करने लगी। आगे से उसकी ड्रेस का गला नीचे ढलकने लगा था। सुमित ने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं, लेकिन उसे समझ आ गया था कि मायरा क्या करने की कोशिश कर रही है। सुमित के गुस्से का पारा वार नहीं रहा। वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए बोला, स्टॉप प्लेइंग योर डर्टी गेम्स ऑन मी, मिस मायरा राठौड़। सुमित सचदेवा नाम है मेरा और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं कि किसी के गले की गहराई उसे डिगा जाए। अगली बार अपनी हद में रहना और मुझसे दूर रहना, समझी? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम वैदिक की बहन हो। सुमित चला गया और मायरा बस हक्की बक्की उसे देखती रह गई। संस्कार बहुत देर से पंखुड़ी को तलाश रहा था। सब थे वहां पार्टी में सिवाय वैदिक और पंखुड़ी के। संस्कार का माथा ठनका और वो सीधे आद्या के पास गया और उसने पंखुड़ी के बारे में पूछा तो आद्या ने उसे सब बता दिया। वैदिक और पंखुड़ी घर पर हैं और वो साथ आने वाले हैं। ये सुनकर संस्कार को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहा था। इधर वैदिक और पंखुड़ी गाड़ी में खामोश ही सही, लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे। हो भी क्यों ना, आज दोनों ही गजब ढा रहे थे। अचानक गाड़ी चलते चलते रुक गई। क्या हुआ वैदिक जी? पंखुड़ी ने पूछा। पता नहीं, देखता हूँ, बोलकर वैदिक गाड़ी से उतरा और आगे जाकर बोनेट खोला और चेक करने लगा। पंखुड़ी भी उसके पीछे पीछे उतर आई और उसके साइड में आकर खड़ी हो गई। फुटपाथ पर आने जाने वाले लोग पंखुड़ी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर घूर कर देख रहे थे। इन सब से बेखबर पंखुड़ी वैदिक को देख रही थी। वैदिक ने जैसे ही नजर उठाई, उसे पंखुड़ी को देखते हुए लोग दिखे जो रुक रुक कर पलट पलट कर उसे देख रहे थे। वैदिक को गुस्सा आया और वो पंखुड़ी से बोला, किसने कहा था बाहर आने को? अंदर जाकर बैठो, अभी के अभी। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वैदिक एकदम से इतना गुस्सा क्यों हो गया। वो नासमझी के भाव से बोली, लेकिन समझ नहीं आता एक बार में जो बोला गया, या मजा आता है मेरी बात को अनसुना करने में। जाओ अंदर। इस बार वैदिक की आवाज पहले से तेज थी। पंखुड़ी सहम गई और वापस जाकर अंदर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्के से आंसू उभर आए। वैदिक ने कुछ वायर्स ठीक करके बोनेट बंद किया और वापस आकर गाड़ी शुरू की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पंखुड़ी की तरफ देखा तो पंखुड़ी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो वैदिक को अपने आंसू दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं छुपे। वैदिक ने गहरी सांस ली और बोला,
देखो मेरी तरफ। पंखुड़ी ने उसे अनसुना कर दिया। वैदिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, पर उससे रह रहकर पंखुड़ी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हार कर उसने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक दी और पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। पंखुड़ी ने उसकी तरफ मुंह तो किया, लेकिन उसकी नजरें नीचे थी। आई एम सॉरी, ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने, वैदिक ने बहुत आराम से कहा। तो पंखुड़ी की आंखों की कोर पर ठहरे आंसू गाल पर लुढ़क आए। वैदिक ने उसका हाथ छोड़कर उसके चेहरे को आहिस्ता से अपनी हथेलियों में भरा और अपने दोनों अंगूठों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर वो लोग सड़क पर तुम्हें ऐसे देख रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम सुन नहीं रही थी मेरी बात, इसलिए, वैदिक ने कहा और पंखुड़ी को देखने लगा कि शायद वो कुछ कहे, पर पंखुड़ी अब भी नीचे की तरफ देख रही थी। कोई तुम्हें इस तरह देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैदिक ने इस बार साफ तौर पर कहा। तो पंखुड़ी ने नजर वैदिक की तरफ उठाई। उसकी आंखों में एक हक का भाव था। पंखुड़ी ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। अच्छा सुनो, अगली बार कोई लड़की मुझे देखे ना तो तुम मुझे डांट लेना, ठीक है, वैदिक ने मजाक में कहा। तो पंखुड़ी मुस्कुरा दी और वैदिक भी इससे अछूता नहीं रहा। वैदिक ने उसके चेहरे को छोड़ा और वापस गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पंखुड़ी अभी भी उसकी कही बात सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर संस्कार का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे वैदिक ने भी देख लिया था। पंखुड़ी घबरा गई। उसने जल्दी से फोन उठाया तो संस्कार की आवाज आई, पंखुड़ी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, कितनी देर हो गई, घर से यहाँ तक का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। संस्कार ने जानने की कोशिश करते हुए कहा, हम बस आ ही रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। पंखुड़ी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वैदिक संस्कार की बात सुन चुका था। उसकी पकड़ कार के स्टीयरिंग पर कस गई। पंखुड़ी उसकी ही तरफ देख रही थी, लेकिन इस बार न वैदिक उसकी तरफ देखा, न कोई रिएक्शन दिया। हाय नी हाय, कोमल जी कैसी हैं आप? गुंजन की मम्मी ने कोमल जी से हालचाल पूछते हुए कहा। जी मैं अच्छी हूँ सुनीता जी, आप कैसी हैं? हाय हाय, एकदम बढ़िया। भाई ज्यादा तो मैं बोलती हूँ नहीं, पर इंतजाम बड़ा बढ़िया है आपका, है जी? जी शुक्रिया, कोमल जी ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक वैदिक और पंखुड़ी अंदर आए और दोनों साथ ही कोमल जी की तरफ बढ़ गए। आ गए तुम दोनों? कोमल जी ने उन दोनों को कहा। हाँ माँ, वैदिक ने कहा। पंखुड़ी बहुत सुंदर लग रही हो तुम, कहते हुए कोमल जी ने उसकी बलाइयां ले ली। पंखुड़ी कुछ बोलती उससे पहले ही सुनीता जी बोल उठी, हाय नी हाय, कोमल जी ये तो आपका छोटा पुत्र वैदिक है ना, और ये आपकी छोटी बहू है क्या? भाई ज्यादा तो मैं बोलती नहीं, पर ये कितनी सुंदर है जी, नजर न लगे आपकी बहू को। कम बात करने वाली सुनीता जी बस बेधड़क बोले जा रही थी और वैदिक और पंखुड़ी ने उनकी बात सुनकर एक पल एक दूसरे को देखा, फिर इधर उधर देखने लगे। जी ये मेरी बहू नहीं है, वैदिक की शादी कहाँ हुई है अभी, ये पंखुड़ी है, इसे मेरी बेटी ही समझ लीजिए, कोमल जी ने कहा। ओहो जी माफ करना जी, कंफ्यूजन हो गई, मैं चलती हूँ, अब भाभी ढूंढ रही होंगी, कहकर सुनीता जी चली गई। कोमल जी की नजर एक बार वैदिक और पंखुड़ी की तरफ उठी। सचमुच सेम कलर के आउटफिट में दोनों किसी नए जोड़े की तरह ही लग रहे थे। कोई भी उन्हें इस तरह साथ देखकर धोखा ही खा जाता। कोमल जी ने मन ही मन कुछ सोचा और वो मुस्कुरा उठी। फिर वो पंखुड़ी को अपने साथ ले गई और वैदिक सुमित के पास चला गया। संस्कार जो पंखुड़ी की तरफ ही आ रहा था, सुनीता जी की बात सुनकर जल भुनकर राख हो गया और मन ही मन बोला, पंखुड़ी मिसेस राठौड़ तो बनेगी, लेकिन बीवी वो वैदिक की नहीं बल्कि संस्कार की बनेगी। पंखुड़ी संस्कार राठौड़। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, संस्कार। संस्कार ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्की खड़ा था। विक्की और संस्कार कॉलेज से ही दोस्त थे। इसके अलावा विक्की के पापा उनकी कंपनी के क्लाइंट भी हैं, जिसकी वजह से पार्टियों में उसका अक्सर आना जाना लगा रहता है। विक्की एक बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल और अय्याश किस्म का लड़का था। खास तौर पर लड़कियों को तो वो खिलौना समझता है। उसकी नजर आज पंखुड़ी पर जाकर रुक गई थी। वो कौन है बस इसका पता लगाने ही वो संस्कार के पास पहुंच गया। हाय विक्की, कैसा है भाई? संस्कार ने पीछे मुड़कर देखा और हाथ मिलाते हुए कहा, मैं एकदम बढ़िया, तू बता? विक्की ने कहा, बस सब औसम है, संस्कार ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। विक्की तो मौका तलाश कर रहा था पंखुड़ी के बारे में जानने का, तो उसने बात छेड़ते हुए कहा, वैसे वो लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखा उसे तुम्हारी फैमिली में। संस्कार ने टेढ़ी नजर से विक्की को देखा। वो विक्की की रग रग से अच्छी तरह से वाकिफ था। विक्की ने बात घुमाते हुए कहा, ऐसे मत देख यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहा मैं। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दैट इज शी इट। सोचना भी मत, तेरे लिए यही अच्छा होगा, वो मेरी है, समझा? सीरियसली? वाओ, एकदम इंडियन ब्यूटी है यार, देखते ही। जुबान संभाल कर विक्की, संस्कार ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही तेज आवाज में बोला। उप्स,
सॉरी सॉरी, विकी ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। तभी केक कट करने का अनाउंसमेंट हुआ और दोनों टेबल की तरफ बढ़ गए। अमन और गुंजन ने केक काटा और सबसे पहले एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद घर के बाकी सभी लोगों को बारी बारी से खिलाए। अब पार्टी पूरे जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। लोग ग्रुप में बातें कर रहे थे, हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, खाना पीना हो रहा था, मिलना जुलना हो रहा था। पंखुड़ी को आद्या अपने कुछ दोस्तों से मिलवा रही थी। संस्कार बहुत देर से मौका ढूंढ रहा था पंखुड़ी से बात करने का, लेकिन मौका मिलता ना देखकर वो उसके पास ही चला गया। पंखुड़ी, संस्कार ने आवाज दी तो पंखुड़ी उसकी तरफ मुड़ी। आद्या ने संस्कार से कहा, भैया आप पंखुड़ी दी के साथ है ना यहाँ? मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर में, दी को अकेला मत छोड़ना। कहकर आद्या अपने दोस्तों के साथ चली गई। अब पंखुड़ी और संस्कार अकेले थे। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। बहुत देर लग गई आने में, मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। बताया तो था आपको, गाड़ी खराब हो गई थी हमारी। तुम सबके साथ पहले क्यों नहीं आई? मतलब वैदिक के साथ बाद में। संस्कार सवालों से अपनी खींच निकाल रहा था और पंखुड़ी उसके उलूल जुलूल सवालों से परेशान हो रही थी। वैदिक की नजर पंखुड़ी और संस्कार पर ही बनी हुई थी। उसे अंदर ही अंदर जलन का एहसास हो रहा था, पर बाहर से वो नॉर्मल बना हुआ था। वो सुमित के साथ खाने की तरफ मुड़ गया। पंखुड़ी कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने संस्कार को आवाज दी और वहां आने को कहा। उसने पंखुड़ी को साथ चलने को कहा, पर पंखुड़ी ने मना करते हुए उसे जाने को कहा, तो संस्कार पंखुड़ी को छोड़कर चला गया। विकी की नजर अब भी पंखुड़ी से हट नहीं रही थी। वो मन ही मन बोला, क्या विकी, इसे तो देखने से ही नशा हो रहा है, छूने पर तो मजा ही आ जाएगा। और संस्कार ने वार्निंग दी है, पर मैं इस चीज को ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। कुछ कर। वैसे भी ये मुझे कौन सा जानती है, मजे लेकर निकल लूंगा। ये तो किसी को बता भी नहीं पाएगी कि किसने इसके साथ क्या किया। विकी ने कुटिलता से मुस्कुरा दिया। संस्कार एक बिजनेस क्लाइंट से बात करता हुआ बाहर चला गया था और उसे बाहर जाता देख विकी को पंखुड़ी के पीछे लगने का मौका मिल गया और अब इंतजार था पंखुड़ी के उसके हाथ आने का। पंखुड़ी कोने में लगे पानी पूरी के स्टॉल के पास पहुंची। तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे खींच लिया और स्टॉल के बगल से गुजरते गलियारे से होते हुए पीछे की तरफ ले जाने लगा। वो रास्ता पीछे की तरफ जाता था, इसलिए वहां कोई भी नहीं था। पंखुड़ी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई और वो उस मजबूत पकड़ के साथ खींचती चली गई। वो इंसान उसे पकड़कर पार्टी लॉन के पीछे के हिस्से में लगे जनरेटर वाले एरिया में ले आया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था और चारों तरफ जनरेटर का शोर था। मुंह बंद होने की वजह से पंखुड़ी की सांस फूल रही थी, आंखों के कोरों से आंसू निकल रहे थे और उसके पैर जमीन से रगड़कर जख्मी हो रहे थे। चप्पलें बहुत पहले ही निकल गई थी। आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद पंखुड़ी ने उस इंसान के हाथ पर काट लिया तो उसने पंखुड़ी के मुंह पर हाथ हटा लिया और पंखुड़ी को दीवार की तरफ धक्का दिया। पंखुड़ी दीवार से जा टकराई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लड़का खड़ा अपना हाथ सहला रहा था। वो विक्की था, जिससे पंखुड़ी बिल्कुल अनजान थी। इधर वैदिक को अचानक न जाने कैसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अभी तक तो सब ठीक था, फिर ये अजीब सा उसे क्यों फील होने लगा। वो पार्टी में सब जगह इधर उधर देख रहा था। बारी बारी सब दिखाई दिए, आद्या, गुंजन, अमन, अमृत, कोमल, कुसुम, वीरेंद्र, सुमित। पंखुड़ी कहाँ है? और संस्कार, वो कहाँ है? कहीं पंखुड़ी संस्कार के साथ तो नहीं? थोड़ी देर पहले तो उसके साथ थी, अब दोनों ही नहीं है। कहीं संस्कार ने कुछ। बोलते बोलते वैदिक रुक गया और बिना एक पल भी गवाए वो आद्या की तरफ गया। आदू, आदू, पंखुड़ी कहाँ है? पंखुड़ी दी, वो संस्कार भाई के साथ थी, पर काफी देर से दिख नहीं रहे, शायद इधर उधर होंगी। वो कहीं नहीं है यहाँ आदू, वैदिक ने परेशानी छुपाते हुए कहा। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? कहाँ जाएगी? चलिए चलकर देखते हैं, आद्या ने कहा। वैदिक और आद्या सब जगह पंखुड़ी को देखने लगे। कौन कौन हो तुम? घबराई हुई पंखुड़ी ने कहा। जान पहचान में क्या रखा है जाने मन, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी खूबसूरती के एक कदरदान हम भी हैं। देखो, हमें जाने दो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। डर के मारे पंखुड़ी का पूरा बदन थर थर कांप रहा था। भले माहौल में पली बड़ी पंखुड़ी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी किसी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी और आज वो हकीकत में इस भयावह सच्चाई का सामना कर रही थी, लेकिन उसने ऊपरी तौर पर हिम्मत बनाई हुई थी। जाने दूंगा, जरूर जाने दूंगा, बस एक किस दे दो। वो क्या है ना, ज्यादा कुछ करने का रिस्क नहीं ले सकता मैं, कम से कम एक बार इन होठों को ही चख लूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा, जाने दो हमें। विक्की उसकी बात अनसुना करके उसकी तरफ बढ़ने लगा। पंखुड़ी रोए जा रही थी। विक्की ने उसकी कलाई पकड़कर मोड़कर पीछे पीठ से लगा दी। पंखुड़ी दर्द से करा उठी और दर्द भरी आवाज में ही बोली, देखो, हमारे पास मत आना, हम चिल्लाएंगे, पंखुड़ी ने कहा। और बचाओ, कोई है, हेल्प कीजिए, कहकर चिल्लाने लगी। पर विक्की पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो हंसते हुए बोला, क्यों अपने खूबसूरत गले को तकलीफ दे रही हो? या वैसे ही जनरेटर का इतना शोर है, तुम्हारे ये नाजुक सी आवाज में करुण पुकार कोई नहीं सुनने वाला।
देखो जल्दी से एक किस दो, उसके बाद तुम भी जा सकती हो और मैं भी। पंखुड़ी ने अपने दूसरे हाथ से उसे धक्का देना चाहा तो विकी ने उस हाथ को भी मोड़कर पीछे लगा दिया। पंखुड़ी अपने पैर पीछे की तरफ करके खुद को विक्की के चुवन से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। विकी ने अपने एक हाथ से उसकी दोनों कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ जबरदस्ती उसके होठों को चूमने की कोशिश करने लगा। पंखुड़ी ने अपने होठों को अंदर की तरफ खींच लिया। विकी अपना पूरा जोर आजमा रहा था। इधर वैदिक और आद्या पंखुड़ी को ढूंढ रहे थे। वैदिक फिर से पानी के स्टॉल के पास पहुंचा और एक बार कुछ सोचकर गलियारे की तरफ झांका। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया तो वो आगे बढ़ गया। वहां कुछ चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। वैदिक ने एक टुकड़ा उठाकर गौर से देखा और बोला, ये तो पंखुड़ी की चूड़ियां हैं। इसका मतलब। उसने आद्या को एक आवाज लगाई और खुद बहुत तेजी से पीछे की ओर दौड़ा। जैसे ही वो पीछे पहुंचा उसने देखा कि कोई पंखुड़ी को दीवार से दबाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वैदिक की आंखों से आग दहकने लगी। वो बढ़ा और कॉलर से पकड़कर उसे खींचकर एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। विकी मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। पंच इतना तेज पड़ा था कि उसके मुंह से खून निकल आया। आद्या भी वहां पहुंच चुकी थी। सब देखकर वो हैरान रह गई। वैदिक को देखकर पंखुड़ी का रोना तेज हो गया। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी पर आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे थे। जैसे ही वैदिक उसका थोड़ा करीब आया वो निढाल सी उसके सीने से जा लगी। उसके हाथों ने कसकर उसके कोट के कॉलर को पकड़ लिया और वो फफक फफक कर रो पड़ी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वैदिक का मन हुआ कि वो कसकर उसको अपनी बाहों में भर ले और उसे एहसास करवाए कि वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कहीं पंखुड़ी उसके ऐसा करने से असहज ना हो जाए। उसने हल्के हल्के से उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से सहलाते हुए बोला, श्श, सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना यहाँ। अब मैं हूं तुम्हें, अब ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। वैदिक ने आद्या को इशारा किया तो आद्या ने आकर पंखुड़ी को वैदिक से अलग करके हक कर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। पंखुड़ी ने भी आद्या को कसकर गले लगा लिया। वैदिक अब पीछे मुड़ा और जमीन पर गिरे विक्की को उठाया और बोला, विक्की सलूजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? कहते हुए उसने उसके नाक पर सीधा घूंसे से वार किया तो उसकी नाक से भी खून आया। छुआ कैसे तूने उसे? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। होगा तू संस्कार का दोस्त, लेकिन आज तुझे वो भी नहीं बचा पाएगा। वैदिक ने उसके ऊपर लात घूंसों की बरसात कर दी। वैदिक का गुस्सा हद पार कर गया था। वो लगातार बोलते हुए विकी को मारे जा रहा था। विकी का चेहरा लहूलुहान हो गया था, फिर भी वैदिक नहीं रुका। पंखुड़ी ये सब देखकर और घबरा गई और धीरे धीरे उसने अपने होश खो दिए। आद्या को जब उसके शरीर का सारा भार खुद के ऊपर महसूस हुआ तो उसने पंखुड़ी को हिलाकर देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। आद्या चिल्लाकर बोली, भाई उसे छोड़िए, पंखुड़ी थी बेहोश हो गई है। ये सुनते ही वैदिक के हाथ रुक गए। वो जल्दी से भाग कर आया और पंखुड़ी को आद्या से अलग किया तो पंखुड़ी उसकी बाहों में झूल गई। वैदिक ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ गया और पीछे पीछे आद्या भी जाकर बैठ गई। वैदिक ने गाड़ी शुरू की और आद्या को सुमित को फोन लगाकर डॉक्टर को लेकर राठौड़ विला पहुंचने को बोलने को कहा। वैदिक घर पहुंचा और कार का दरवाजा खोलकर पंखुड़ी को गोद में लिए उसके कमरे की तरफ चल दिया। आद्या भी पीछे पीछे ही आ रही थी। वैदिक ने पंखुड़ी को आराम से बेड पर लिटाया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से रगड़ना शुरू किया। दूसरा हाथ आद्या के हाथों में था। दोनों भाई बहन पंखुड़ी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। आद्या की आंखों में पंखुड़ी को देखकर नमी आ गई। वो बोली, मेरी गलती है, मुझे दी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, पर मुझे लगा संस्कार भाई रहेंगे उनके साथ। मैंने उन्हें बोला भी था कि दी को अकेला नहीं छोड़ना। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और ये सब हो गया। उसकी बात सुनकर वैदिक बड़बड़ाया, पता नहीं उस संस्कार पर सब भरोसा करना कब छोड़ेंगे। फिर आद्या से बोला, रिलैक्स साधु, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जब सामने वाले की नियत में ही खोट हो तो दोष खुद को नहीं दिया जाता। आद्या उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी परेशान थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर को लिए सुमित दाखिल हुआ। डॉक्टर ने पंखुड़ी को चेक करना शुरू किया। बाकी तीनों परेशानी से कभी डॉक्टर को देखते तो कभी बेड पर अचेत लेटी पंखुड़ी को। कुछ ही देर में पंखुड़ी का चेहरा ऐसे मुरझा गया था जैसे न जाने कब से बीमार हो। डॉक्टर ने पंखुड़ी को एक इंजेक्शन दे दिया और फिर उन तीनों से मुखातिब होते हुए बोला, इन्हें आराम करने दे, आइए बाहर चलकर बात करते हैं। तीनों डॉक्टर के साथ बाहर आ गए। डॉक्टर बोले, ये डर से या किसी सदमे की वजह से बेहोश हुई हैं। ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक इन्होंने मानसिक तौर पर काफी स्ट्रगल किया है। डॉक्टर की बात सुनकर आद्या और वैदिक ने एक दूसरे को देखा। फिर वैदिक बोला, डॉक्टर बात ऐसी है कि। वैदिक ने डॉक्टर को सारी बात बता दी। सुमित भी सब अभी सुन रहा था। उसे अभी तक कुछ पता नहीं था, बस बिना सवाल जवाब डॉक्टर को ले आया था। उसे भी विकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा, ओहो ये बात है, फिर तो इनकी ऐसी हालत लाजमी है। आप लोग इनका ध्यान रखना। हो सकता है वो मानसिक तौर पर परेशान रहे, तो उन्हें सेफ फील करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं चलता हूँ, कोई बात हो तो बताना, मैं फिर से आ जाऊंगा। सुमित डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया और आद्या और वैदिक वापस जाकर पंखुड़ी के पास बैठ गए। वो दोनों पंखुड़ी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी आद्या का फोन बजा।
भाई, माँ का फोन है, उठा। लेकिन इन सब के बारे में मत बताना अभी, घर आने के बाद सबको तब बता देंगे। तो अभी क्या बोलूं? कोई भी बहाना बना दे। ठीक है, कहकर आद्या ने फोन उठाया तो उधर से कोमल जी की आवाज उभरी। आद्या, कहाँ हो तुम? पंखुड़ी, वैदिक कोई भी नहीं दिख रहा। माँ, वो हम बोर हो रहे थे तो वैदिक भाई के साथ घर आ गए। इतना कहकर आद्या चुप हो गई। तुम बच्चे भी ना, तुम्हारे ही घर का फंक्शन था और तुम ही लोग चले गए। बताकर जाना चाहिए था कम से कम। अब तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। कोमल जी ने डांट लगाते हुए कहा। माँ प्लीज, आप संभाल लेना, प्लीज प्लीज मेरी प्यारी माँ, आद्या ने मिन्नत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, यहाँ सब निपटने में देर लगेगी तो हम लेट ही आ पाएंगे। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चाबी भी है, हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है माँ। कोमल ने फोन काट दिया। आद्या ने एक नजर पंखुड़ी को देखा और बोली, भाई आप यहाँ बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ और कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। पंखुड़ी दी ने शायद कुछ खाया भी नहीं है, होश आते ही इन्हें भी खिला देंगे। वैसे आपने और सुमित ने खाया है? हाँ, हम लोगों ने खा लिया है, तू जा, मैं हूँ यहाँ, वैदिक ने कहा तो आद्या चली गई। सुमित डॉक्टर को छोड़कर वापस आया तो वैदिक को पंखुड़ी के बेड के किनारे से कुर्सी डालकर बैठा पाया। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। वैदिक ने बिना पंखुड़ी के चेहरे से नजर उठाए कहा, अच्छा हुआ तू और आद्या सही समय पर पहुंच गए, वरना वो कमीना, उसे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। एक बार इसे ठीक होने दे, फिर देख उसका क्या हाल करूंगा मैं। वैदिक ने सुमित की बात काट कर कहा। उसकी आवाज और चेहरे पर एक बार फिर से गुस्से ने जगह बना ली थी। अभी शांत हो जा, सुमित ने कहा। कैसे शांत हो जाऊं? देख इसे, थोड़ी देर पहले हंस मुस्कुरा रही थी और अब देख कैसे बेजान पड़ी है बिस्तर पर, और ये सब उस विक्की सलूजा की वजह से। तुझे पता है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कैसे गिद्ध की तरह झपट रहा था वो इस पर कि लड़की हमारे घर का हिस्सा है सुमित, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो विक्की हो या कोई और वो संस्कार इसे अकेला छोड़कर चला गया। वैसे वो इसकी हर मोमेंट की खबर रखता है, कहाँ है, क्यों है, कब आएगी, कब जाएगी। तो जब ये सब हुआ तो कहाँ था वो? हमारी पार्टी में, हमारी नाक के नीचे इतना सब हो गया। वैदिक, मैं समझ रहा हूँ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आगे से हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। फिलहाल पंखुड़ी ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बातों से। हाँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, पता नहीं कब होश आएगा, वैदिक ने कहा। आ जाएगा जल्दी ही, तू बैठ, मैं आता हूँ, सुमित ने कहा और बाहर चला गया। आद्या कपड़े बदलकर किचन में चली गई। फ्रिज में से सब्जी निकालकर वो काटने लगी, लेकिन उसकी आंखों के आगे वही सब घूम रहा था जो उसने पंखुड़ी के साथ होते देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो हाथ चलाए जा रही थी। सुमित तभी दरवाजे पर आया और देखा कि आद्या का ध्यान भटका हुआ है, उसका हाथ कटने ही वाला है। सुमित तेजी से आया और आद्या का हाथ पकड़कर हटाते हुए बोला, आद्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाथ कट जाता अभी। आद्या जैसे किसी नींद से जागी हो, उसने अपना हाथ पकड़ने पर सुमित को एकदम से धक्का दिया तो सुमित पीछे कैबिनेट से जा टकराया। सुमित संभला और आद्या की तरफ हैरानी से देखकर बोला, क्या हुआ है तुम्हें आद्या? ठीक तो हो ना तुम? आद्या को जैसे ही ध्यान हुआ कि उसने अनजाने में सुमित को धक्का दिया है, वो एकदम से उसकी तरफ बढ़ी। आई एम सॉरी सुमित, मुझे नहीं पता था आप हो। वो मैं पंखुड़ी दी के बारे में सोच रही थी। वो दी, विक्की, वो उन्हें कैसे, अगर मैं और भाई वहां नहीं पहुंचते। आद्या का गला चोक हो गया था और आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी बात भी ठीक से कह नहीं पा रही थी। सुमित समझ रहा था पंखुड़ी के साथ जो हुआ उसका बहुत गहरा असर कहीं ना कहीं आद्या पर भी हुआ है, इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रही है। वो आगे बढ़ा और एकदम से आद्या को गले से लगा लिया। आद्या ने भी ना उसे रोकने की कोशिश की, ना उससे दूर होने की। शायद उसे इस वक्त इस राहत की जरूरत थी और सुमित से अच्छा हमदर्द इस वक्त कोई हो भी नहीं सकता था। पंखुड़ी के शरीर में हरकत होनी शुरू हो गई। वैदिक उसकी एक एक हरकत को नोटिस कर रहा था। पंखुड़ी अर्ध बेहोशी की हालत में छटपटा रही थी और कुछ पल बंद आंखों में ही वो चिल्लाने लगी, दादाजी, कहाँ हैं आप? प्लीज हमें बचा लीजिए दादाजी, वो हमें छू रहा है दादाजी, आइए ना, हमें सांस नहीं आ रही है, हम हार रहे हैं दादाजी, प्लीज बचा लीजिए। पंखुड़ी की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चिल्लाए जा रही थी। शायद एक बार फिर से उसके अवचेतन मन में वही कड़वी याद एक रील की तरह घूम रही थी। वैदिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वो बेड पर बैठा और पंखुड़ी के बाजुओं को पकड़ा और उसकी आंखें खुलवाने की कोशिश करने लगा। पंखुड़ी, आंखें खोलो और देखो, कोई नहीं है यहाँ सिवाय मेरे और तुम्हारे। पर पंखुड़ी तक शायद वैदिक की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। उसका रोना और चिल्लाना अभी भी जारी था। वैदिक ने इस बार पूरी ताकत से उसे झकझोर दिया। तब जाकर पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली। उसका चिल्लाना बंद हो गया, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो आ जाएंगे यहाँ, वो नहीं छोड़ेंगे हमें, वो आ जाएंगे यहाँ। पंखुड़ी बदहवास सी डरी हुई इधर उधर देखकर बोले जा रही थी।
इस बार वैदिक से नहीं रहा गया। उसने पंखुड़ी के थोड़ा करीब खिसकते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख उसे खुद की तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसके बाल सहलाने लगा। पंखुड़ी ने उसकी पीठ से उसके शर्ट को कसकर पकड़कर रोते हुए बिखर गई। वैदिक जी, उसने हमें, वो हमें। इसके आगे वो बोल ही नहीं पाए। श्श, एकदम शांत, हम घर पर हैं, वो यहाँ नहीं आएगा, तुम एकदम सुरक्षित हो यहाँ। वैदिक पंखुड़ी का सर काफी देर तक सहलाता रहा। उसका रोना कम हुआ, फिर सिसकियों में बदल गया और अब वो पहले से शांत थी। वैदिक ने उसे खुद से अलग करके कहा, देखो मेरी तरफ। पंखुड़ी नजरें नीचे झुकाए सुबक रही थी। वैदिक ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरा और बोला, पंखुड़ी, एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार प्लीज। पंखुड़ी ने नजरें उठाकर वैदिक की तरफ देखा तो वो बोला, भरोसा है ना मुझ पर? पंखुड़ी ने अपनी आंसू भरी पलकें हौले से झपकाई और नजरें नीचे कर ली। तो बस फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम विक्की को उसके किए की सजा दिलवाएंगे। ओके, नाउ बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। पंखुड़ी ने गर्दन हाँ में हिला दी तो वैदिक ने उसके सर से अपना सर जोड़ दिया। कुछ पल दोनों यूं ही रहे, फिर वैदिक ने आराम से पंखुड़ी को बेड के सिरहाने बिठा दिया। आद्या और सुमित खाना लेकर आए। आद्या पंखुड़ी के पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर बहुत प्यार से बोली, आप ठीक है नादी? हम ठीक है आद्या। चलिए थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, फिर दवाई ले लीजिएगा। आद्या, हमें नहीं खाना। पंखुड़ी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ये क्या बात हुई? दोपहर के बाद से कुछ भी तो नहीं खाया आपने, और फिर खाली पेट दवाई कैसे लेंगे? आद्या, सच्ची हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, पंखुड़ी ने कहा। वैदिक ने आद्या को प्लेट उसके हाथ में देने का इशारा किया तो आद्या ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। वैदिक ने एक निवाला तोड़ा और पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिया। पंखुड़ी ने एक बार वैदिक को देखा, फिर निवाले को, लेकिन मुंह नहीं खोला। मुझे बिना बात की जिद पसंद नहीं है पंखुड़ी, मुंह खोलो, वैदिक ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा तो पंखुड़ी ने मुंह खोल दिया और वैदिक ने वो निवाला उसे खिला दिया। फिर इसी तरह धीरे धीरे उसने पंखुड़ी को अपने हाथ से खाना खिलाया। आद्या ने भी वहीं बैठकर खाना खाया और बर्तन लेकर किचन में चली गई। सुमित भी वैदिक के रूम में जा चुका था। अब कमरे में वैदिक और पंखुड़ी ही थे। तुम चेंज कर लो, फिर दवाई लेकर सो जाना, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी बेड से उतरी और जैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ी, उसके मुंह से आह निकली और वो वापस बेड पर गिर गई। पंखुड़ी! वैदिक एकदम से उसके पास आया और उसे सीधा बिठाया और उसके पैरों की तरफ देखा तो घसीटे जाने की वजह से उसके पैरों में भी चोट आई थी। जगह जगह से खाल छिल गई थी। तुम्हारे पैर तो जख्मी है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, कहकर वैदिक तेजी से बाहर गया और थोड़ी देर बाद दवाई लेकर आया। वो खोलकर जैसे ही उसके पैरों में दवाई लगाने को हुआ तो पंखुड़ी ने पैर वापस खींच लिए। क्या हुआ? वैदिक ने भौं उचकाकर सवाल किया। वो, आप हमारे पैरों को हाथ मत लगाइए। अरे पर बिना हाथ लगाए दवाई कैसे लगाऊंगा? मेरा मतलब है आप हमारे पैरों को मत छूइए, पंखुड़ी ने असहज होते हुए कहा। शादी कब हुई मेरी और तुम्हारी? वैदिक ने कहा। जी? वैदिक के ऐसा कहने पर पंखुड़ी आंख फाड़कर उसे देखने लगी। नहीं हुई ना, तो ना तुम मेरी पत्नी हो और ना मैं तुम्हारा पति। ये छुआछूत वाला गेम मेरे साथ मत खेलो और चुप करके दवाई लगवाओ, समझी? वैदिक ने आदेशात्मक लहजे से कहा तो पंखुड़ी ने चुप करके पैर आगे सरका दिए। वैदिक ने उसके दोनों पैरों पर बहुत आराम आराम से दवाई लगाई ताकि पंखुड़ी को दर्द ना हो। वैसे तुम मेरी पत्नी भी होती ना तो भी मैं अभी तुम्हें ऐसे ही दवाई लगा रहा होता, वैदिक ने दवा लगाते लगाते ही कहा। पर यह बात सुनकर पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया और एक अजीब सी हलचल उसे महसूस होने लगी। लो, हो गया, वैदिक ने कहा तो पंखुड़ी नजर झुकाकर ही हौले से थैंक यू बोली। इस वक्त वो किसी भी तरह से वैदिक की तरफ देखना नहीं चाहती थी। पंखुड़ी ने दवाई ली और थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। पंखुड़ी सो गई तो वैदिक ने उसे उड़ाकर लाइट ऑफ कर दी और उसके कमरे का दरवाजा फेर कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इधर जब से संस्कार वापस आया था उसे पंखुड़ी कहीं नहीं दिखाई दी। जैसे ही उसे पता चला कि पंखुड़ी आद्या और वैदिक के साथ घर जा चुकी है, उसका दिमाग खराब हो गया। वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था पर कोई ना कोई उसे रोक ही लेता। आखिर पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब वहां से निकल पड़े। वीरेंद्र जी और उनका परिवार अपने घर चला गया और अमृत जी, कोमल, अमन और गुंजन के साथ अपने घर चले गए। जैसे ही वो लोग घर में दाखिल हुए, आद्या पानी का जग भरकर किचन से बाहर आई और उन सबको देखकर जग टेबल पर रखकर वो भागकर कोमल जी के गले लगकर रोने लगी। उसके ऐसे रोने पर कोमल जी के साथ साथ बाकी सब लोग भी परेशान हो गए। आद्या, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा? वैदिक से कोई झगड़ा हुआ क्या? ये लड़का भी ना छोटी बहन से भी न जाने कौन सी दुश्मनी निकालता है। अमृत जी बीच में ही बोले। पापा, एक बार उसे पूरी बात बताने तो दीजिए, अमन ने कहा। फिर आद्या की तरफ मुड़कर बोला, आदू, रोना बंद कर और बात बता, हुआ क्या है? देख सब परेशान हो रहे हैं। भाई, माँ, वो पंखुड़ी दी। पंखुड़ी? क्या हुआ पंखुड़ी को? वो ठीक है ना? कोमल जी ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा।
कुछ ठीक नहीं है माँ, वो पार्टी में। आद्या ने कहना शुरू किया और रोते हुए सब कह सुनाया। सबके हाव भाव बदलते जा रहे थे। विक्की सलूजा, ये तो आनंद सलूजा का बेटा है। अमृत जी ने गुस्से से कहा। हाँ पापा, संस्कार के क्लाइंट है वो, और विक्की संस्कार का दोस्त है। शायद संस्कार ने उसे इनवाइट किया था। अमन ने कहा। उसकी इतनी हिम्मत हमारे घर की बच्ची पर नजर उठाने की। अमन, कल सुबह होते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलना है। इतनी आसानी से जाने नहीं देना इसको। और हाँ, संस्कार को फोन करके सुबह सीधा यहीं आने को बोलो। जी पापा, अमन ने कहा। माँ, हमें एक बार पंखुड़ी को देख लेना चाहिए, गुंजन ने कहा। तो सब पंखुड़ी के कमरे की तरफ बढ़ गए। आहिस्ते से दरवाजा खोलकर सब अंदर की तरफ बढ़े तो देखा पंखुड़ी नींद में बड़बड़ा रही थी। कोमल जी उसके सिरहाने बैठ गए और प्यार से उसके सर को सहलाने लगी और बोली, शांत हो जा मेरी बच्ची, हम सब है तेरे साथ हमेशा। कोमल जी का ममता भरा स्पर्श पाकर पंखुड़ी शांत हो गई। बाकी सबके चेहरे पर नरमी झलक रही थी। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, मैं आज रात इस बच्चे के साथ यहीं रुकूंगी, कोमल जी ने कहा। सब अपने अपने कमरे में चले गए। कोमल जी पंखुड़ी के साथ ही लेट गई तो पंखुड़ी ने नींद में उन्हें हक कर लिया और सो गई। कोमल जी एक माँ की तरह प्यार से उसका सर सहला रही थी। वैदिक, जो पंखुड़ी को देखने ही आया था, कोमल जी को उसके पास देखकर निश्चिंत होकर वापस अपने कमरे में चला गया। अमन और गुंजन अपने कमरे में आ गए। अमन किसी सोच में था। गुंजन ने पूछा, क्या हुआ अमन, क्या सोच रहे हैं? पापा ने सुबह संस्कार को सीधा यहाँ आने के लिए बोलने को बोला है। सोच रहा हूँ उसे पंखुड़ी की हालत के बारे में बताऊं या नहीं। अभी उसे फोन करूंगा तो जरूर पूछेगा। तो इतना क्या सोचना है इसमें, गुंजन ने कहा। गुंजन, संस्कार पंखुड़ी को पसंद करता है, वो उसकी हालत के बारे में जानकर कैसे रिएक्ट। अमन बोल ही रहा था पर गुंजन ने उसकी बात काटकर हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? संस्कार भैया पंखुड़ी को पसंद करते हैं और आपको ये पता था, फिर भी आपने नहीं बताया मुझे। गुंजन, ये क्या बात हुई? वो सिर्फ पसंद करता है उसे, उससे ज्यादा आगे की बात नहीं है अभी। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? नहीं, मैं तो पंखुड़ी को वैदिक भैया के लिए सोच रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, गुंजन ने मुंह लटका कर कहा। अमन ने उसे खींचते हुए बेड पर बिठा लिया और उसके बालों को प्यार से कान के पीछे करते हुए कहा, मेरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है? फैसला तो पंखुड़ी का ही होगा ना, जब भी होगा, चाहे फिर वो संस्कार हो, वैदिक हो या कोई तीसरा। और चलो, संस्कार को पंखुड़ी पसंद है, पर वैदिक उसका किसको पता। हम ऐसे ही जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ। सही कह रहे हैं आप। फिर गुंजन मन ही मन बोली, अगर पंखुड़ी की मर्जी नहीं चली तो हमेशा की तरह संस्कार भैया को वैदिक भैया से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे संस्कार भैया से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि पंखुड़ी वैदिक भैया की जीवन साथी बने। गुंजन उठकर चेंज करने चली गई और अमन ने कुछ सोचकर संस्कार को फोन ना करके बस एक मैसेज कर दिया कि सुबह सीधा राठौड़ विला आ जाए। सुबह कोमल जी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा पंखुड़ी अभी भी सो रही थी। सारी रात पंखुड़ी बेचैन रही थी, लेकिन शायद सुबह के होने से उसकी गहरी नींद लग गई थी। कोमल जी उसे सोता छोड़कर आहिस्ता से कमरे से बाहर निकली तो वैदिक उन्हें मिल गया, जो कि वॉक से वापस आया था। माँ, पंखुड़ी कैसी है? वैदिक ने सवाल किया। ठीक है भी और नहीं भी, सारी रात बेचैन रही। शायद कल की बात उसे नींद में भी परेशान कर रही थी। किसी भी लड़की के लिए ऐसे हाथ से यूं ही भुला देना आसान नहीं होता वैदिक, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मुझे अपने बेटे पर गर्व है, जिस तरह से तुमने पंखुड़ी को प्रोटेक्ट किया उसके लिए। कोमल जी ने वैदिक के गाल पर प्यार से हाथ रखा। कितने समय बाद वैदिक ने कोमल जी के प्यार भरे स्पर्श को महसूस किया था। ये स्पर्श उसको गालों नहीं बल्कि दिल को छुआ हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो बाहर से सहज बना रहा और बोला, मैं जाकर रेडी हो जाता हूँ। कहकर वैदिक चला गया और कोमल जी भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी की नींद खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। वो जान चुकी थी कि कोमल जी जा चुकी है। पंखुड़ी खुद से उठी और जमीन पर पैर रखकर चलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही पूरे शरीर का भार पैर पर आया, उसके पैर में लगी चोट में दर्द उभर आया और पंखुड़ी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वो गिरती, दो मजबूत बाजुओं ने उसे संभाल लिया। जब पंखुड़ी को एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो वो वैदिक की बाहों में थी। हवेली, दिमाग खराब है तुम्हारा? पता है पैर में चोट लगी है, फिर क्यों पीटी उषा बन रही हो? वो हमें वॉशरूम जाना है, पंखुड़ी ने सर झुकाकर कहा। चलो मैं छोड़ देता हूँ, वैदिक ने कहा। जी, पंखुड़ी ने घबराकर कहा। ओ हेलो, अपने 100 ग्राम के दिमाग पर जोर कम दो, सिर्फ दरवाजे तक छोड़ूंगा, अंदर नहीं आने वाला हूँ।
वैदिक ने कहा तो पंखुड़ी को आगे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस सर हिला दिया। वैदिक ने पंखुड़ी को गोद में उठाया और वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ दिया। पंखुड़ी दीवार का सहारा लेकर अंदर की तरफ चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर दरवाजे से पीठ लगाकर बोली, हे भगवान, कितने खतरनाक है ये। कुछ भी बोल देते हैं, हमारी तो हालत ही खराब हो जाती है। पहले नजरें नहीं मिला पाते थे, अब लगता है उनके सामने जबान भी कम ही चलानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी बाहर आई तो वैदिक ने बिना देर किए उसे गोद में उठा लिया और ले जाकर आहिस्ते से बेड पर बिठा दिया और बोला, थोड़ी देर में कोई ना कोई यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए कोई स्टंट मत करना, ठीक है? जी, वैसे कल के लिए थैंक यू, हमें बचाने के लिए, पंखुड़ी ने धीरे से कहा। थैंक यू कहकर मेरे किए को एहसान बना रही हो हवेली। तो सुनो, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मानवता के दायरे में आते हैं और जो किसी थैंक्स के मोहताज नहीं होते। ये मैं किसी भी लड़की के लिए करता, फिर तुम तो बहुत मायने रखते हो मेरा मतलब है घर वालों के लिए। चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। कहकर वैदिक जाने लगा तो पंखुड़ी ने कहा, सुनिए। उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर वैदिक के कदम रुक गए और वो पलटकर बोला, कहिए। कल रात तो आपने हमें हमारे नाम से बुलाया था ना, तो फिर से हवेली क्यों? उसकी बात सुनकर वैदिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, वेरी इंप्रेसिव। मतलब कल रात इतना कुछ हुआ, लेकिन तुम्हें याद है कि मैंने कल तुम्हें पहली बार तुम्हारे नाम से बुलाया था। इरादा क्या है? पंखुड़ी वैदिक की बात सुनकर घबराते हुए बोली, हमने कब कहा कि हमारा कुछ इरादा और है? हम तो बस इतना कह रहे थे कि हमें ये हवेली नाम सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ही बुला लेंगे, ठीक है ना पंखुड़ी? कहकर वैदिक मुस्कुरा दिया तो पंखुड़ी के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी नजर नीचे झुका ली। वैदिक मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया और पंखुड़ी तकिए में अपना सर छुपाकर मुस्कुराने लगी। संस्कार सुबह सुबह राठौड़ विला पहुंचा तो अमृत जी, अमन, कोमल जी और गुंजन सब नीचे ही मिल गए। संस्कार उनके पास आकर बोला, क्या हुआ छोटे पापा, सब ठीक तो है? आपने इतनी सुबह सुबह घर पर बुलाया, कुछ अर्जेंट था? कुछ भी ठीक नहीं है संस्कार। कल पार्टी में विक्की सलूजा ने पंखुड़ी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, अमन ने कहा। क्या? पंखुड़ी ठीक तो है ना? हाँ, वैदिक टाइम पर पहुंच गया था, इसलिए वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ, अमृत जी ने कहा। विक्की ने? उसकी इतनी हिम्मत? मैंने फोन किया था उसे पंखुड़ी से दूर रहने के लिए, संस्कार ने गुस्से से बोला तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तो मतलब तुझे पता था कि उस कमीने की नजर पंखुड़ी पर है और उसके बाद भी तूने अकेला छोड़ दिया पंखुड़ी को? सीढ़ियों से नीचे आते हुए वैदिक ने कहा तो सब मुड़कर वैदिक की तरफ देखने लगे। तब संस्कार को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसने एक बार वैदिक की तरफ देखा, फिर सीधा अमृत जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोला, छोटे पापा, मुझे सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ कर जाएगा वो। मैं सच कह रहा हूँ, वरना मैं विक्की को इनवाइट ही नहीं करता। संस्कार अब अपने आप को बेहतर स्थिति में रखने के प्रयास में लग गया था। और रियली यू डोंट नो हिम? दोस्त है ना तेरा, और वो कितना घटिया है तू अच्छे से जानता है, वैदिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। देख वैदिक, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे पापा, आप ट्रस्ट करते हैं ना मुझ पर? आपका बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा, बोलिए ना। क्यों? खुद की गलती सामने आए तो बात करने से मुंह फेर लो। और तुझे किस बात का ज्यादा खराब लग रहा है? इस बात का कि तेरे दोस्त विक्की ने पंखुड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहा, या इन सब में तेरी सो कॉल्ड गुड़ी गुड़ी इमेज की धज्जियां उड़ रही है, इस बात का? वैदिक ने कहा। क्या मतलब है तेरा? संस्कार ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है अभी 2 मिनट पहले तक तो पंखुड़ी पर तरस खा रहा था तू, फिर विक्की पर गुस्सा आ रहा था तुझे, पर जब तेरा नाम आया तो विक्की, पंखुड़ी सब साइड तू तो अपनी वकालत करने लगा। क्या बकवास कर रहा है वैदिक? संस्कार गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तुम दोनों चुप, एकदम चुप। अखाड़ा नहीं है, घर है ये हमारा, तो हम यहाँ बात करने बैठे हैं, लड़ने नहीं। और तुम, माना कल तुमने पंखुड़ी के लिए बहुत अच्छा किया, पर अब सब हम पर छोड़ दो, हम देख लेंगे, अमृत जी ने वैदिक को घूरते हुए कहा। तो वैदिक ने नजर दूसरी तरफ कर ली और सुमित से बोला, चल सुमित, मिस्टर राठौड़ की अदालत में सब एक तरफा है, गवाह, सबूत, सुनवाई और सजा, जो हम आज भी भुगत रहे हैं। कहकर वैदिक बाहर निकल गया और अमृत जी अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच उसे देखते रह गए। छोटे पापा, आपको यकीन है ना मुझ पर? संस्कार ने अपना सवाल दोहरा दिया। संस्कार बेटा, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, बट गलत हुआ ना पंखुड़ी के साथ, अमृत जी ने कहा। हाँ छोटे पापा, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, उस विक्की को इसके लिए सजा मिलेगी, संस्कार ने कहा। चलो पुलिस स्टेशन, उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। और हाँ,
उसके बाद उनकी कंपनी से सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। अमृत जी ने अमन और संस्कार से कहा, छोटे पापा आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। आपको और अमन भाई को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संस्कार बोला, आर यू श्योर? जी छोटे पापा, मैं पंखुड़ी से मिलकर आता हूँ। कहकर संस्कार सीढ़ियों से होता हुआ पंखुड़ी के कमरे की तरफ बढ़ गया और अमृत जी ने अमन को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहा। पंखुड़ी बिस्तर पर बैठी बेड के सिरहाने से टेक लगाकर आंखें बंद करके अभी वैदिक के साथ हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। संस्कार आया और उसने दरवाजे पर नॉक किया तो पंखुड़ी ने आंखें खोलकर देखा और बोली, संस्कार जी आइए ना। कैसी हो पंखुड़ी? संस्कार ने पूछा। हम ठीक है, बस पैरों में थोड़ी चोट है जिसकी वजह से चल नहीं पा रही हूँ। अभी थोड़ा वक्त लगेगा सही होने में और शायद इसके चलते मैं ऑफिस में ना आ पाऊँ। पंखुड़ी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। आई एम सॉरी पंखुड़ी, ये सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। विक्की मेरा दोस्त था, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। बल्कि मुझे तो तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। न मैं छोड़कर जाता न तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता। अब कहते हुए संस्कार पंखुड़ी के पास आकर बैठा और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपने गालों पर मारते हुए बोला, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, सजा दो मुझे। पंखुड़ी ने अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, संस्कार जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? संस्कार तो पागलों की तरह पंखुड़ी के हाथों से अपने आप को मारने में लगा था। आखिरकार पंखुड़ी ने अपने हाथ छुड़वा ही लिए और बोली, पागल हो गए क्या आप अपने आप को इन सब के लिए जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? और वैसे भी वैदिक जी ने आकर हमें समय पर उस हैवान से बचा लिया था। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वैदिक के नाम पर पंखुड़ी के मुंह से एहसान शब्द सुनकर संस्कार के तन बदन में आग लग गई। वो पंखुड़ी से बोला, तुम रेस्ट करो, अब मैं चलता हूँ। संस्कार पंखुड़ी के कमरे से बाहर आया और अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फंसाकर बोला, वैदिक वैदिक वैदिक। पंखुड़ी की नजरों में चढ़ गया वो। ये सब उस विक्की की वजह से हो रहा है। उसकी गलती की वजह से वैदिक सबकी नजरों में महान बन गया और मैं आज सबकी नजरों में गलत साबित होते होते बचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ विक्की की वजह से। इतनी मुश्किल से मैंने सबकी नजरों में अपनी रेपुटेशन बनाकर रखी है और ये सब खराब करने वाला था। इस विक्की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए, पंखुड़ी की नजरों में वैदिक को महान बनाने के लिए सजा तो मिलेगी। बोलकर उसने अपना फोन निकाला, किसी को फोन मिला दिया और कुछ देर उसने बात की और उसके बाद फोन रख दिया। इधर विक्की इस भ्रम में था कि बेशक वैदिक ने उसे पकड़ लिया हो, बट उसके पापा भी बहुत जानी मानी हस्ती हैं, ऐसे ही उसे कोई सजा नहीं हो सकती। और वैसे भी वो पंखुड़ी के साथ गलत करने जा रहा था, पर किया थोड़ी ना है, फिर किस बात की सजा? इस गुमान में वो अपनी दिनचर्या में बिजी था। सुबह सुबह जिम करके निकला और रोड के पास खड़ी हुई अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी एक बिना नंबर प्लेट की कार एकदम तेजी से न जाने कहां से आई और उसे टक्कर मारकर वहां से चली गई। कुछ पलों में विक्की खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। थोड़ी दूर जाने पर उस कार के चालक ने किसी को फोन लगाया और बोला, आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया है। मरेगा नहीं, लेकिन इस हालत में पहुंचा दिया है कि वो जिंदा भी मरे हुए से बदतर होगा। कहकर ड्राइवर ने फोन काट दिया और निकल गया। दूसरी तरफ संस्कार फोन काटकर मुस्कुराने लगा। संस्कार दोपहर के बाद ऑफिस पहुंचा और सीधा अमृत जी के कैबिन में गया। अमन भी वहीं था। वो लोग सलूजा के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का मेल भेज चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। संस्कार को वहां देखकर अमृत जी ने तुरंत पूछा, वो आए पुलिस स्टेशन? कंप्लेंट फाइल की तुमने? नहीं छोटे पापा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। क्यों? अमन ने कहा, भगवान ने विक्की को उसके किए की सजा दे दी है। सुबह जिम से लौटते वक्त किसी कार वाले ने उसे टक्कर मार दी और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी सजा भी कोई हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर सब सही सलामत रहता है तो हम अपनी कार्यवाही जरूर करेंगे, बाद में भी, अमृत जी ने कहा। तो संस्कार ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी। अभी खबर मिली है कि उसके दोनों पैर डैमेज हो गए हैं और वो अब व्हील चेयर पर रहेगा पूरी जिंदगी के लिए। मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने वाले को रास्ते से अलग करना आता है मुझे। वैदिक अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी सुमित आया और बोला, न्यूज पता चली? कैसी न्यूज? हेडलाइन है भाई, सुबह किसी कार वाले ने विक्की सलूजा को उड़ा दिया। हॉस्पिटल में है वो इस वक्त। सुना है अब चल भी नहीं पाएगा, पैर डैमेज हो गए। कर्मों की सजा है। अच्छा है, कम से कम किसी एक से तो लड़कियां सुरक्षित हुई। वैदिक ने कहा, पर तुझे नहीं लगता ये कर्मों की सजा कुछ ज्यादा ही इंस्टेंट मिल गई? मतलब
कुछ गड़बड़ है बीच में। कहीं ये न्याय करने वाला भगवान संस्कार तो नहीं, यही कहना चाहता है ना? वैदिक ने सुमित की बात बीच में ही काट कर कहा। हाँ, तुझे क्या लगता है उसका एक्सीडेंट जेन्युइन है? अरे वो संस्कार का दोस्त है और उसकी ऐसी हरकत के बाद संस्कार को लगा होगा कि उसकी इमेज डाउन हो गई, और अपनी इमेज को सेफ रखने के लिए वो क्या कर सकता है हम दोनों ही जानते हैं। लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी है तो आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि उसने जो किया उसके लिए सजा तो बनती है, फिर वो कानून दे, भगवान या संस्कार, वैदिक ने कहा। तो सुमित ने भी हाँ में सर हिला दिया। ये खबर राठौड़ विला भी पहुंच चुकी थी। पंखुड़ी को संतोष था कि अब विक्की नाम का साया उसके ऊपर कभी नहीं छाएगा। 2 दिन गुजर चुके थे। पंखुड़ी के पैर अब ठीक थे, लेकिन उसका मन अभी भी अनमना और अशांत था। कोमल और गुंजन उसकी हालत बखूबी समझ रहे थे। गुंजन ने कुछ सोचा था जिसे वो कोमल जी के सामने रखना चाहती थी। वो कोमल जी के पास जाकर बोली, माँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? माँ, हमने घूमने जाने का डिमांड किया था ना। आई नो, अभी मेरा ये बात करना आपको अटपटा लगेगा, पर माँ, मुझे लगता है यही सही वक्त है। क्या मतलब? साफ साफ बोलो गुंजन। माँ, पंखुड़ी ऊपर से सही दिखा रही है खुद को, लेकिन उस दिन के बाद से उसका मन शांत नहीं है। अंदर कहीं ना कहीं परेशान है वो। अगर हम उसे बाहर ले जाएंगे तो मन बटेगा और हंसी खुशी के माहौल में वो नॉर्मल हो जाएगी। और मैंने सोच भी लिया है कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाकर वो एकदम खुश और नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? मैं भी तो सुनूं। कोमल जी ने मुस्कुराकर कहा, माधवगढ़। माँ, मैं तो बस शादी के टाइम ही कुलदेवी के दर्शन के लिए गई थी, वो भी दिन के दिन। हवेली जाने का तो मौका भी नहीं मिला था। मेरा बहुत मन है पुश्तैनी हवेली जाकर रहने का, और वहाँ आसपास बहुत जगह है, घूमना भी हो जाएगा, और पंखुड़ी तो उस जगह वापस जाकर फिर से जीवंत हो उठेगी। जब से वो यहाँ आई है वो भी मिस कर रही होगी ना। आखिर उसका बचपन वहीं बीता है, और पापा और बड़े पापा जी एक बार फिर से अपनी यादें ताजा कर लेंगे। गुंजन बोले ही जा रही थी। अरे बस बस, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। वैसे सच कहूँ तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। गुंजन, तुम सच में बहुत प्यारी हो बेटा। दूसरों को कैसे खुश रखना है कोई तुमसे सीखे। इस वक्त तुमने पंखुड़ी का सोचा, तो पंखुड़ी भी हमारे घर का हिस्सा है ना माँ। और घूमने के लिए जगह से ज्यादा कंपनी मैटर करती है। हम सब साथ जा रहे हैं, फिर चाहे स्विट्जरलैंड हो या माधवगढ़, है ना? हाँ, मैं आज रात को करती हूँ तुम्हारे पापा से बात। कोमल ने कहते हुए उसके माथे को चूम लिया। रात को कोमल जी ने अमृत जी को कहा तो वो तो खुशी खुशी मान गए। क्यों ना हो, आखिर इतने साल बाद अपनी जन्मभूमि और पुश्तैनी घर में फिर से रहने का मौका मिलेगा, और इस बार उनका पूरा परिवार साथ होगा। वो ये सब सोचकर ही खुश थे। उन्होंने फोन करके वीरेंद्र जी को भी बताया, और तय हुआ कि परसों सब माधवगढ़ के लिए निकलेंगे। वीरेंद्र जी ने अपने घर पर बताया तो मायरा ने मुंह चढ़ा लिया और बोली, व्हाट द हेल, मुझे तो लगा ये फॉरेन ट्रिप होगा, पर नहीं। पता नहीं उस गांव में जाने का शौक क्यों चढ़ा है। चुप करो मायरा, इतनी भी बेकार जगह नहीं है वो, और वैसे भी ये सब पंखुड़ी को ध्यान में रखकर ही किया है। अरे तो उसे भेज दीजिए ना, सबको जाने की क्या जरूरत है? वो बस नाम के लिए फैमिली का हिस्सा है, इतना सर चढ़ाने की क्या जरूरत है? तमीज से बात करो मायरा। पीछे से संस्कार की आवाज गूंजी, जो तभी के तभी घर के अंदर आया था। मायरा ने उसे देखा तो गुस्से से उसे घूर रहा था। भाई, मुझे नहीं जाना यहाँ। तो ठीक है, रहो यहीं, मैं और माँ और पापा चले जाएंगे। एंड रिमेम्बर, आज के बाद पंखुड़ी के बारे में सोच समझ कर बोलना, वरना आगे से तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं होने वाली, समझी? कहकर संस्कार वहां से चला गया। ठीक है, बता देना कब जाना है, मायरा ने कहा, और मुंह चढ़ाकर बड़बड़ाते हुए चली गई। भाई को पता नहीं क्या हो गया है, उस मामूली सी लड़की के लिए मुझ पर, अपनी बहन पर चला रहे हैं। संस्कार का ये बर्ताव देखकर कुसुम जी और वीरेंद्र जी भी हैरान थे, पर संस्कार का पंखुड़ी के लिए बोलना कुसुम जी को फूटी आंख नहीं भाया। पर वो कुछ नहीं बोली। जब से पंखुड़ी को पता चला था वो बहुत खुश थी। वो सब भूल चुकी थी। उसे बस अब ये याद था कि वो अपने लोगों और घर वापस जाएगी। 1 हफ्ते के लिए ही सही, वो सबसे वापस मिलेगी। उन यादों को फिर से जिएगी जिन्हें वो अपने साथ लेकर यहाँ आई थी। रात को घर आज वैदिक अकेले ही आया था। सुमित अपने फ्लैट पर चला गया था। आज गुंजन हॉल में बैठी थी पंखुड़ी और आथ्या के साथ। उसे वैदिक को सबके साथ वेकेशन पर जाने के लिए मनाना था। वैदिक अंदर आया, उसने एक नजर वहां बैठे तीनों पर डाली और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। गुंजन ने उसे आवाज देकर रोक लिया और बोली, वैदिक भैया, हम सब ने परसों 1 हफ्ते के लिए माधवगढ़ जाने की डिमांड की है। आप आएंगे ना सुमित भैया के साथ? सब मिलकर साथ में समय बिताएंगे, मजा आएगा। मैं सब में आता भी हूँ क्या भाभी? वैदिक ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। कैसी बात कर रहे हैं आप भैया? ऑफ कोर्स। इनवाइट करने के लिए थैंक यू भाभी।
बस सुबह भी आपने देखा ना, मिस्टर राठौड़ मुझ पर बरस रहे थे। और वैसे भी संस्कार जा रहा है तो मेरा जाना बनता ही नहीं है। खामखा कुछ हो गया तो सबका मूड और वेकेशन दोनों स्पॉइल होंगे, और आपके ससुर जी उसका इल्जाम भी मेरे माथे मर देंगे। लेकिन भैया। भाभी प्लीज, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगी, वैदिक ने कहा और अपने कमरे में चला गया। गुंजन का चेहरा उतर गया और उसने हताश नजरों से पंखुड़ी और आद्या को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पंखुड़ी और आद्या ने भी एक दूसरे को देखा और आद्या बोली, भैया कभी नहीं आएंगे साथ में, चलिए जाकर सो जाते हैं। गुड नाइट दी। आद्या चली गई, लेकिन पंखुड़ी अभी भी वहीं थी। उसने देखा महाराज जी वैदिक का खाना लेकर उसके कमरे में जा रहे थे। उसने महाराज जी को आवाज दी और कहा, महाराज जी हम ऊपर ही जा रहे हैं, हम ये थाली वैदिक जी को दे देंगे, आप अब आराम कीजिए। ठीक है बेटिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज जी थाली पकड़कर वहां से चले गए। पंखुड़ी एक गहरी सांस लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से आवाज आती है, आ जाइए महाराज जी। पंखुड़ी दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वैदिक लोअर पहना हुआ था और अलमारी से टी शर्ट निकाल रहा था। उसकी पीठ पंखुड़ी की तरफ थी। उसे इस तरह देखकर पंखुड़ी जल्दी से वापस मुड़ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी चूड़ियों की खनक और पायल ने वैदिक को बता दिया था कि महाराज नहीं बल्कि पंखुड़ी उसके कमरे में दाखिल हुई है। वैदिक ने फटाफट टी शर्ट पहनकर मुड़ के देखा तो पंखुड़ी पलट कर खड़ी थी। वैदिक उसके पास आया और ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। पंखुड़ी को जैसे ही वैदिक के अपने करीब होने का एहसास हुआ, उसके हाथ कांपने लगे और थाली भी हिलने लगी। वैदिक ने उसके पीछे से ही अपने दोनों हाथों को उसके दोनों तरफ से आगे बढ़ाया और पंखुड़ी के हाथों को थामकर उनका कांपना रोक दिया। पंखुड़ी लगभग पीछे से वैदिक की आगोश में थी। वैदिक के हाथों के स्पर्श उसे बाजुओं से लेकर हथेली तक महसूस हो रहा था तो उसकी धड़कनें तेज हो गई और सांसें उखड़ने लगी। वैदिक बहुत ही इंटेंसिटी के साथ पंखुड़ी को देख रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसने उसके हाथ से थाली ले ली और पीछे लेते हुए पंखुड़ी के पीछे से हटकर काउच पर बैठकर बोला, तुम क्यों लाई खाना? पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली और सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को नॉर्मल किया। फिर पीछे पलटकर बोली, वो हम ऊपर ही आ रहे थे तो सोचा हम ही दे देंगे, महाराज जी को क्यों परेशान करना, वो वैसे भी दिन भर काम करते हैं। वैदिक ने खाना शुरू किया। पंखुड़ी अब भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे। कुछ कहना है तुम्हें? वैदिक ने जब उसे वैसे ही खड़ा देखा तो पूछ लिया, वो हमें आपसे बात करनी है। ट्रिप के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर भी बात करने के लिए कुछ बचा है क्या? वैदिक जी, सिर्फ किसी एक के लिए सबसे दूर हो जाना सही है क्या? सिर्फ संस्कार जी की वजह से आप अपने माँ, भाई, भाभी, बहन सबसे दूरियां कायम कर ले, वो सही है क्या? मैं नहीं जानती कि आपके और अंकल के बीच दूरियां क्यों हैं, या आपके और संस्कार जी के बीच क्या मतभेद है। शायद आपके साथ नाइंसाफी हुई हो, लेकिन उसके लिए आप बाकी परिवार के साथ जो कर रहे हैं ना, वो इंसाफ है क्या? बाकी लोग भी आपका साथ चाहते हैं तो उनसे उनका हक मत छीनिए। अगर आप संस्कार जी को दिमाग में रखकर जाएंगे तो हमेशा उन्हीं पर ध्यान रहेगा। आप उन्हें साइड में रखकर सिर्फ बाकी सबके बारे में सोचिए, उनकी मुस्कुराहट में खुशी ढूंढिए। फिर संस्कार जी का वहाँ होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। और मिस्टर राठौर, उनके लिए क्या कहोगी? अंकल जी आपके पापा हैं, वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन आपसे नफरत नहीं कर सकते। दिल के किसी कोने में वो आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बस शायद उन्होंने जताना और दिखाना बंद कर दिया है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ना आए। आपको साथ आया देखकर खुशी तो उन्हें भी होगी, चाहे वो जताए ना। कहकर पंखुड़ी चुप हो गई। वैदिक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाने लगा। पंखुड़ी थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी रही और फिर मुड़कर वापस जाने लगी। वो दरवाजे के पास पहुंची और बोली, आप आएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये ट्रिप यादगार बन जाए। कहकर वो दरवाजा फेर कर चली गई और वैदिक बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा।